हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द पॉलिटिकल क्लासेस में, जिसमें हम लर्न टू अचीव की फिलॉसफी के साथ रोज कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो आइए बात करते हैं आज के सेशन की। तो बच्चे, आज हम फिर से 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। और जहां पे कंफ्यूजन हो, जहां कुछ डाउट हो, जस्ट लेट मी नो सो आई कैन सॉल्व दैट थिंग। ओके बच्चों, उसी के साथ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप आगे की वीडियोस जरूर देखें। थैंक यू एंड लेट्स स्टार्ट द सेशन। चलिए, तो आज के पहले के सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग प्रेम्बल? ठीक है, प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं कहती हूँ कि कई बार बच्चों को ना ये डिफिकल्टी रहती है कि भाई प्रेम्बल एंड प्रस्तावना दोनों अलग अलग चीज है क्या? नहीं बच्चे, प्रेम्बल एंड प्रस्तावना दोनों सेम चीज है, जस्ट इट इज ए हिंदी मीनिंग। हिंदी हिंदी में उसको बोलते हैं प्रस्तावना। ठीक, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा कथन जो है रिगार्डिंग प्रियम्बल इज करेक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट आपके सामने है जो कि द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट टू बिगिन विथ प्रियम्बल। ब्रिटिश संविधान प्रस्तावना के साथ शुरू होने वाला पहला संविधान था। इट हैज बीन अमेंडेड बाय 44th Constitution Amendment Act 1978 which added 3 new वर्ड: सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रेटेड। ठीक है, तो जिन लोगों ने पढ़ा है भाई उनको तो इसका आंसर पता होगा ये सही है कि गलत। देन नेक्स्ट स्टेप, द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय पंडित नेहरू। भारतीय संविधान की प्रस्तावना आधारित है पंडित नेहरू द्वारा तैयार और पेश किए गए उद्देश्य संकल्प से। काफी उठते हैं बच्चे क्योंकि ऐसी चीज है, कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको भी हम लोग क्लियर आउट करेंगे कि आखिर हमारा जो हमारा जो उद्देश्य संकल्प होता है वो क्या होता है, उसको भी आज थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। ठीक है, थ्रू क्वेश्चंस के माध्यम से। लास्ट है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कॉल द प्रियम्बल एज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है बच्चों, तो चलिए बात करते हैं क्या है इसका आंसर और क्या इसका आंसर होगा, करेक्ट कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे सीधा आप लोग ध्यान देंगे, पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो फिर बात करते हैं। एक मिनट, नीचे क्यों नहीं हो रहा? ओके फाइन, चलिए। तो इसका आंसर है बच्चे सी, यानी कि जो कि द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ड्राफ्टेड एंड मूव बाय पंडित नेहरू। ये इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चे, ध्यान रखिए। एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें तो एलिमिनेशन टेक्निक के थ्रू आप इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अमेरिकी संविधान प्रस्तावना से शुरू होने वाला पहला संविधान था। तो ऊपर क्वेश्चन में क्या दिया गया है आपका ब्रिटिश संविधान, तो वो नहीं होगा। प्रस्तावना शब्द का तात्पर्य संविधान के परिचय या प्रस्तावना से है। यहाँ पे देखिए, द टर्म प्रियम्बल रेफर्स टू द इंट्रोडक्शन और प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिए आपका जो दूसरा भी है आप लोग का एक तरीके से सही है। ठीक है, एक मिनट रुकिए, तो कहाँ पे गड़बड़ हो रही है अभी। चलिए, तो आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। It has been amended by 42nd Constitutional Amendment Act 1976 में किया गया था। याद कीजिए कौन सा टाइम पीरियड है इंडिया का। इंडिया में उस टाइम पे क्या लगी हुई थी? इमरजेंसी लगी हुई थी। कल भी हमने इसके बारे में बात की थी। ठीक है, और ये किसने लगाई थी? हमारी इंदिरा गांधी जी की जो सरकार थी, जिसको कि हम लोग कांग्रेस की सरकार कहते हैं, उसके द्वारा। ठीक है, अभी कौन सबसे ज्यादा फॉलो अप करता है कांग्रेस को या कैसे नहीं करता है उसको थोड़ा सा देखिएगा। राहुल गांधी एंड प्रियंका गांधी आर द मेन लीडर्स राइट नाउ, जो कि इन दोनों इस कांग्रेस पार्टी को देख रहे हैं। ठीक है, तो जिसमें कि आप देखोगे तो ऊपर क्या लिखा है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लिखा है, बल्कि नहीं, 42nd संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किया गया, और जिसमें 3 नए शब्द समाजवादी,
धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए। याद रखिए, ये सवाल बार बार आपसे पूछा भी जाता है। सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी की जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। जो ये अमेंडमेंट एक्ट हुआ है 42nd, इसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि इतने सारी चेंजेस किए गए, मतलब सीधे प्रस्तावना में चेंज नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो ये प्रख्यात न्यायविद और संवैधानिक विशेषज्ञ एएन पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र कहा था, ना कि बीआर अंबेडकर भाई साहब ने। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है बच्चे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी होगा, जिसमें कि नेहरू जी द्वारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किया गया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था? उद्देश्य प्रस्ताव था। उद्देश्य प्रस्ताव क्या होता है कि जिसमें कुछ रूल्स थे एंड एक तरीके से आप देखोगे विजन होता है पूरा हमारा, कि हम कैसा चाहते हैं, हमारा संविधान कैसा होगा। ठीक है, हम उसमें क्या क्या चीजें चाहते हैं, वॉट वी आर एडिंग ऑन। तो ये सभी चीजें उसमें दिया हुआ है। एंड आप प्रस्तावना जब भी पढ़ोगे तो एक आपको झलक दिखती है कि भाई क्या कहते हैं, हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का जो मोटिव है। ठीक है, प्रस्तावना इज ए थिंग दैट वहां पे आपको पूरा अपने कॉन्स्टिट्यूशन का मोटिव दिखने दिखने लगता है कि हाँ भाई, क्या हमारे देश की सोच है हमारी जनता के लिए, हमारे पूरे, हम किस तरीके का डेमोक्रेटिक रेजीम जो है वो स्थापित करना चाहते हैं। 1947 से लेके आज हम 2024 में जी रहे हैं। देर इज सम एनी काइंड ऑफ डिफरेंस ना? हम तो कुछ तो ऐसा कर रहे होंगे ना कि हम अभी तक क्या है, एक डेमोक्रेटिक नेशन है, कुछ तो सही कर रहे होंगे। ठीक है, जिन्होंने संविधान बनाया उसने उन्होंने भी तो कुछ सही किया होगा। सोचिए कितनी बड़ी सोच है उसके पीछे। सो जब भी आप पॉलिटिकल साइंस में इंडियन पॉलिटी का जो चैप्टर है वो स्टार्ट करना चाहते हैं, जस्ट गो फॉर वो, उसके लिए जाइए, जरूर जाइए। इट इज लिटरली वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ गए भाई सब? ठीक है, इतना। नेक्स्ट टाइम आई विल डू दिस थिंग विथ पीपीटी। ये हम लोग वर्ड पे कर रहे हैं, वर्ड पे थोड़ा सा लिखने में इजी रहता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रियम्बल सिक्योर्स द लिबर्टी ऑफ। प्रस्तावना निम्नलिखित की स्वतंत्रता सुरक्षित करती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए किस चीज की? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, फेथ एंड वर्शिप। ठीक है, बिलीव, फेथ, रुक जाइए। ठीक है, बिलीव इज, रुकिए, यहाँ पे होगा भरोसा, वे भरोसा होगा। ठीक है, भरोसा। ठीक है, विश्वास। चलिए तो थोड़ा सा इसको हम लोग क्लैरिफाई करते हैं। विचार क्या होता है बच्चे? हमारे दिमाग में कुछ आ रहा है, हम कुछ भी सोचने के लिए हमें नहीं रोका जा रहा। ठीक है, हमें ये कई बार आप देखते हो ना, आजकल एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से हमें मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाती है किसी भी चीज को खरीदने के लिए या किसी भी चीज को करने के लिए। ठीक है, या आप जनरली मैनिपुलेट, तो वो हमारे थॉट्स को वो करता है मैनिपुलेट, कोई भी एडवर्टाइजमेंट। जस्ट लाइक हमारे थॉट को ये नहीं कहा कि आप सर्टेन वे में सोचिए, आप कुछ भी सोच सकते हैं। आप अमेरिका के बारे में सोच सकते हैं, आप ब्रिटेन के बारे में, भारत में बैठे बैठे आपको मना नहीं किया जा रहा है कि नहीं आपको अमेरिका के बारे में नहीं सोचना। ठीक है, एक्सप्रेशन क्या है? जो थॉट आप सोच रहे हो उसकी अभिव्यक्ति आप बोल सकते हो। देर आर, आप देख सकते हो पीएम मोदी के खिलाफ या हमारे गवर्नमेंट के खिलाफ, यू हैव द राइट टू से एनीथिंग on Twitter, Instagram, Facebook. There are different kinds of social media माध्यम, YouTube, जिस पे हम आपको पढ़ा रहे हैं। देन भरोसा, फेथ, वर्शिप, पूजा। ठीक है, किसकी लिबर्टी देते हैं? ठीक है, तो सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। सो सेम है यहाँ, इस को सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट अगर कुछ होता है तो वो होती है एलिमिनेशन टेक्निक। The more you use, the more you will get the things done in your life. Okay, चलिए, तो अब अगर इसका आंसर देखा जाए तो बच्चे इसका आंसर क्या होगा? दे आर गिविंग यू द थॉट, विचार भी दे रहे हैं, अभिव्यक्ति भी दे रहे हैं, कोई भरोसा भी दिया जा रहा है कि आपके साथ क्या हम लोग करेंगे, आपके साथ हमको आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, इकोनॉमिक तौर पे, इन तीनों। ठीक है, इकोनॉमी पे, आपको सोशली, आपको पॉलिटिकली, हम लोग इन तीनों तरीके का हम लोग आप लोग को जस्टिस भी देंगे, इक्वालिटी भी देंगे, समानता भी देंगे। एवरीथिंग वी आर प्रोवाइडिंग।
टू यू। सो ये क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप सो ये क्लियर है आप लोगों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे। हम्म, चलिए सो अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो मॉडरेट है थोड़ा सा। अगर आप अच्छे तरीके से अगर प्रेम्बल को पढ़ रहे हैं थ्योरली तो आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, स्पष्टीकरण की अगर बात की जाए एक्सप्लेनेशन की, तो स्वतंत्रता शब्द का अर्थ व्यक्तियों की गतिविधियों पर प्रतिबंधों की अनुपस्थिति होता है। ठीक है, अब सीयूटी पीजी वाले जो बच्चे हैं भाई उनको सोचना चाहिए, जो सीयूटी पीजी का जो कर रहे हैं, तो भाई उन लोग के चैप्टर में है क्या, लिबर्टी है। एक चीज ध्यान से समझ लीजिए, स्वतंत्रता है, प्रतिबंधों की अनुपस्थिति है, और साथ ही व्यक्तिगत व्यक्तित्व के विकास के लिए अवसर प्रदान करना। दिस इज कॉल्ड द मेन काइंड ऑफ लिबर्टी। अगर लिबर्टी का अगर हम टर्म देखें, स्वतंत्रता क्या होती है, तो यही होता है। ठीक है, एक व्यक्ति को एक एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट की, there will be, if anyone asks what is liberty, it is the absence of restraint and it is caught in negative sense। इसको हम लोग किस में लेते हैं, नेगेटिव सेंस में लेते हैं ऑलवेज। ठीक है, ओके, और कोशिश करते हैं कि स्टेट वो कार्य करे जिससे कि व्यक्ति की जो नेगेटिव लिबर्टी है वो क्या हो, वो स्थापित हो सके। प्रस्तावना भारत के सभी नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों के माध्यम से विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था, पूजा की स्वतंत्रता प्रदान करती है, जिसे उल्लंघन की स्थिति में अदालत में लागू किया जा सकता है। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए हैं। ध्यान रखिएगा, देयर इज एक ऑथर थे जिनको कि बहुत ज्यादा हम लोग अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है, सॉरी, थिंकर है, रूसो। रूसो को आप ले सकते हैं, देन आगे चल के आप ले सकते हैं, आप जॉन लॉक को ले लीजिए। ठीक है, ये दो ऐसे थिंकर्स हैं उस टाइम के। ठीक है, जिनका जिनके जो स्टडी है या जिनका इन्फ्लुएंस है वो काफी पड़ा है उस टाइम की क्रांतियों पे। जो उनके थॉट है, विचार है, जब हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ते हैं तो दिस इज द थिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन इज पॉपुलरली नोन एज द पीस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान है, कौन सा संविधान शांति संविधान के नाम से जाना जाता है। एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको कि अगर आपने सेकेंड ईयर में अगर बीए के लेक्चर्स नहीं अटेंड किए तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए इसको देखते हैं। तो आपका ऑप्शन है जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, जर्मन संविधान, ऑस्ट्रेलियन संविधान। इसका आंसर हो जाएगा बच्चे जापानी संविधान। ठीक है, अब क्यों होगा इसको भी देख लेते हैं भाई, क्या है इसके पीछे कारण। तो इजी है, डायरेक्ट फ्रॉम एनसीईआरटी से। अगर आप एनसीईआरटी का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क चैप्टर 10 में अगर द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे देन यू गेट टू नो द आंसर। 1947 का जापानी संविधान लोकप्रिय रूप से शांति संविधान के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप जापान के बारे में आप कहते हैं कि भाई, कुछ लोग क्यों कहते हैं हम जापान जाते हैं तो वहां से आना ही नहीं चाहते, बिकॉज इतना वहां की सोसाइटी ह्यूमनिस्टिक है और प्रॉपर है, कंडक्टेड है, हर एक चीज वास्ट है। तो प्रस्तावना में कहा गया है कि हम जापानी लोग हमेशा के लिए शांति चाहते हैं और मानवीय संबंधों को नियंत्रित करने वाले उच्च आदर्शों के प्रति गहराई से सचेत भी हम लोग रहना चाहते हैं। ठीक है, आप देखिएगा जापान के हिरोशिमा एंड नागासाकी पर 1945 में क्या हुआ था, अमेरिका के द्वारा क्या किया गया था, परमाणु बम विस्फोट किया गया था हिरोशिमा एंड नागासाकी पे 1945 में किया गया था। एंड देयर इज अ 1947, लाइक देयर इज 2 years ऑफ गैप। ठीक है, जिसके बाद ही इन लोगों ने संविधान पूरा बनाया। ठीक है, अमेरिका के द्वारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था चल रहा था, उसको जैसे ही परमाणु विस्फोट होता है देन उसकी हेजमनी जो है वो स्थापित हो जाती है, देन कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार जापानी संविधान का दर्शन शांति के आधार पर जो रहता है वो स्थापित है। क्लियर है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है? ठीक है, तो ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है? ध्यान रखिएगा, अगर नोट्स मेकिंग कर रहे हैं तो ऐसे कीजिएगा, क्वेश्चंस की अगर नोट्स मेकिंग कर रहे हैं। ठीक है, बीडीबीडी यूनियन केस 1960 और केशवानंद भारती केस 1973, एलआईसी ऑफ इंडिया केस 1995। तो इसका आंसर बताना है बच्चों कि क्या है इसका। ठीक है, कौन कौन से केस में किया गया था। ठीक है, चलिए, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स बिलो। इसमें 1 एंड 2 दिया गया है, 2 एंड 3, 1 एंड 3, 1, 2 एंड 3। ठीक है, चलिए भाई, यहाँ पे अगर बात की जाए तो इसका आंसर होगा 2 एंड 3। क्यों होगा उसको देखते हैं, चलिए। भाई, तो कठिनाई का लेवल क्या है यहाँ पे? फैक्चुअल बट इजी। एलिमिनेशन टेक्निक से आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं आप देखेंगे अगर, अरे यार फिर से आगे हो गया। ठीक है, चलिए, प्रस्तावना को लेकर एक विवाद यह है कि क्या यह संविधान का हिस्सा है या नहीं। ठीक है, इसको ये बहुत बड़ा एक मेजर विवाद था। बेरीबोरी यूनियन मामले 1960 में प्रस्तावना के महत्व को मान्यता देने के बावजूद सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष रूप से राय दी कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। तो बेरीबोरी केस आपको समझ में आ गया यहाँ पे, ये क्लैरिटी रखिएगा बच्चे। ठीक है, संविधान प्रस्तावना को लेके जो एक बहुत बड़ा विवाद रहा है कि वो पार्ट है नहीं, भाई क्यों नहीं पार्ट होगा संविधान का? समझने वाली बात है ना, आखिर प्रस्तावना में ही सभी चीजें बताई गई। एक शॉर्ट वे से हमें समझ में आता है प्रस्तावना के थ्रू ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीजें दी गई हैं। ठीक है, तो ये आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम इसका आगे का। देन केशवानंद भारती मामले में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने पहले की राय खारिज कर दिया और माना कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। एलआईसी ऑफ इंडिया मामले 1995 में भी सुप्रीम कोर्ट ने फिर से माना कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। ओके, सो ये जितने भी केसेस हैं जो कि आपके जनरली प्रस्तावना से जुड़े हुए, केशवानंद भारती केस है, इसको भी भाई मान के चलिएगा, बहुत जरूरी है ये। ठीक है, बार बार पूछा जाता है एंड इंटरेस्टिंग है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो है आप यहाँ पे नहीं देखेंगे जो कि आप रिपीटेड नहीं है। ठीक है, घुमा फिरा के वही सेम चीज कॉन्सेप्ट जो है वो आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द प्रियम्बल इज इनकरेक्ट? प्रियम्बल से रिलेटेड क्या यहाँ पे पूछा जा रहा है, इनकरेक्ट क्या है? द प्रियम्बल इज नेदर ए सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेटर नॉर ए प्रोहिबिशन ऑफ ऑन द पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर। प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही विधायिका की शक्तियों पर प्रतिबंध है। ठीक है, it is non-justiciable, that is its provision are not enforceable in the court of law। न्याय संगत है अर्थात इसके प्रावधान कानून की अदालतों में नहीं किए जाते हैं। ठीक है, तो अगर बात किया जाए कौन सा इनकरेक्ट है और नीचे आपको क्या करना है, करेक्ट आंसर। इन दोनों में कंफ्यूज मत होइए, एक नीचे करेक्ट आंसर दिया है और ऊपर इनकरेक्ट दिया है, तो यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करने के लिए कि कौन सा इसमें सही है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चे, आप देखिएगा 1 एंड 2 दोनों। भाई दोनों क्यों होगा इसको हम लोग देखते हैं भाई। ठीक है, आइए देखते हैं। मॉडरेट है डिफिकल्टी लेवल। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है, दो बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही विधायिका की शक्तियों पर प्रतिबंध है। यह गैर न्याय संगत है अर्थात इसके प्रावधान कानून की अदालतों में लागू करने योग्य नहीं है। ये भी ध्यान देने की बात है। यहाँ से क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विथ रिगार्ड टू अमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रियम्बल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, प्रस्तावना की व्यवहार्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। क्या है? द प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड
subject to the condition that no amendment is done to the basic feature. प्रस्तावना में संशोधन किया जाता है बशर्ते कि बुनियादी सुविधाओं में कोई संशोधन न किया जाए। Since its enactment, it has been amended by 2 times. 2 बार इसमें संशोधन किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको निम्नलिखित कथनों को बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। यहाँ पे आप देखिए ओनली 1 होगा, क्यों होगा उसको देखते हैं। ठीक है, लेवल क्या है, इजी है। क्यों? क्योंकि प्रस्तावना उतना उतना डिफिकल्ट सवाल पूछा नहीं गया। यह प्रश्न कि क्या संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामले 1973 में पहली बार उठा। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है बशर्ते बुनियादी सुविधाओं में कोई संशोधन ना किया जाए। पहली बार इस पे बात चलती है। ठीक है, बट दूसरे शब्दों में न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना में निहित संविधान में मूल तत्वों या मूलभूत विशेषताओं को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन द्वारा नहीं बदला जा सकता। प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन किया गया, वो है 1976 में 42nd संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा, जिसने प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े हैं। ठीक है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े। इस संशोधन को वैध माना गया। ठीक है, 368 ध्यान रखिएगा, ये किससे रिलेटेड है? ये आर्टिकल रिलेटेड है अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन से, ये रिलेटेड है, तो ध्यान रखिएगा इन सभी चीजों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू, भारत के संविधान का अनुच्छेद 2 संसद को अधिकार देता है किस चीज का? इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, डिविज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट, अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकता है, किसी भी राज्य का क्षेत्रफल कम कर सकता है, भारत संघ में नए राज्यों को शामिल कर सकता है, किसी भी राज्य की सीमाओं को बदल सकता है। यहाँ पे अगर कहा जाए, ठीक है, तो क्या अधिकार देता है? भारत में नए संघों को शामिल कर सकता है, यानी भारत के संघ में नए राज्यों को शामिल कर सकता है। डिफिकल्टी लेवल बहुत मीडियम है। क्यों? अनुच्छेद 2 संसद को भारत, एक मिनट, अनुच्छेद 2 संसद को भारत संघ में प्रवेश करने या नए राज्यों को ऐसे नियमों शर्तों पर स्थापित करने का अधिकार देता है जो वह उचित समझे। इस प्रकार अनुच्छेद 2 संसद को 2 शक्तियां प्रदान करता है: नए राज्यों को भारतीय संघ में शामिल करने की शक्ति, नए राज्य स्थापित करने की शक्ति। विकल्पों में अन्य प्रावधान अनुच्छेद 3 से संबंधित है। मतलब जो बाकी जो ऑप्शंस हैं, बाकी 3 ऑप्शंस हैं, वो किससे है? वो आर्टिकल 3 से संबंधित है। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है निम्नलिखित कथन? भाई 2 कथन है। द पार्लियामेंट कैन रिड्रॉ द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू इट्स विल, संसद अपनी इच्छा के अनुसार भारत के राजनीतिक मानचित्र को फिर से बना सकती है। द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और कंटिन्यूड एक्सिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट इज नॉट गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, किसी भी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता या निरंतर अस्तित्व की गारंटी संविधान द्वारा नहीं दी गई है। ठीक है, ये ध्यान दें। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। ठीक है, तो अगर आपसे कहा जाए तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर पूछा जा रहा है। ये पता है, ये बड़ा कंफ्यूजन होता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फिर नीचे कंसीडर द इनकरेक्ट, ये फिर नीचे फिर करेक्ट, क्या कहते हैं, दोनों ऑप्शंस को देखना जरूरी होता है। कई बार उसमें बच्चे फंस जाते हैं, तो उस चीज को थोड़ा ध्यान रखिए। ठीक है, और ये तभी हो पाएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चे सी। ठीक है, क्यों होगा आइए उसको आगे देखते हैं, क्या रीजन है बिहाइंड द। संविधान संसद को उनकी सहमति के बिना नए राज्य बनाने या मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों को बदलने का अधिकार देता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में संसद अपनी इच्छा अनुसार भारत के राजनीतिक मानचित्र को दोबारा बना सकती है, इसलिए किसी भी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता या निरंतर अस्तित्व की गारंटी संविधान द्वारा नहीं दी जाती। ठीक है,
अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है? जितने भी अभी तक आपके क्या कहते हैं, आपके जो नए स्टेट्स बने हैं उनसे रिलेटेड जो चीजें हैं वो आप पढ़िएगा, ठीक है? मणिपुर कैसे ज्वाइंट हुआ, ठीक है? और उसके बाद असम, गोवा, ये सभी कैसे ज्वाइंट हुए, उसको देखिएगा। कौन से टाइम पीरियड में, कौन से ईयर में क्या उसकी चीजें हैं, वो जरूर देखिएगा, ठीक है? इसलिए भारत को विनाशकारी राज्यों का एक अविनाशी संघ के रूप में वर्णित किया गया है। केंद्र सरकार राज्यों को नष्ट कर सकती है, जबकि राज्य सरकारें संघ को नष्ट नहीं कर सकती, ठीक है? एंड बी आर अम्बेडकर सर ने कहा भी था कि भाई हम लोग को क्या करना है, हमें केंद्र को मजबूत रखना है, तभी हम लोग क्या करेंगे, एकीकृत हो पाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तेलंगाना जो है वो बना, आंध्र प्रदेश से अलग हो गए, ठीक है? तो फिर क्या हुआ, फिर हमारे जो मैप है, मैप में क्या हुआ, चेंज आया, नया मैप आया, मानचित्र आया, ठीक है? तीसरी चीज, जो ये चीज जानता है, तेलंगाना का भी जो केस हुआ है या जो नया राज्य बना है, अगर जो उसके बारे में जानता है वो समझ जाएगा कि ये जो इस सवाल का जवाब आप लोग आसानी से दे सकते हैं, ठीक है? इसके बाद जितने भी अदर स्टेट है, जैसे आप मान लो झारखंड से अलग होके आपका जो, सॉरी, बिहार से अलग होके जो झारखंड बना है, फिर आपके उत्तर प्रदेश से अलग होके उत्तराखंड बना है, तो जितने भी अदर स्टेट या फिर आप कहो जितने भी न्यू स्टेट्स बने हैं, उसको जरूर उसकी क्या करनी है, आपको स्टडी करनी है। एंड यू हैव टू मेक नोट्स इफ यू आर फॉलोइंग फॉर, क्योंकि आप देख सकते हो यूजीसी नेट का ये फेवरेट टॉपिक है, बहुत फेवरेट टॉपिक है, यू हैव टू फॉलो दैट थिंग। नेक्स्ट, द हैंडेड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2015 इज रिलेटेड टू, 100वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम संबंधित है किससे? रिजर्वेशन ऑफ द वुमेन इन पार्लियामेंट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, रिजर्वेशन इन टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस, exchange of territories between इंडिया एंड बांग्लादेश। तो इसका आंसर अगर देखा जाए बच्चे, इसका आंसर है बच्चे डी, एक्सचेंज, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, तो इसको देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। भारत और बांग्लादेश की सरकारों के बीच हुए समझौते और उसके प्रोटोकॉल के अनुसरण में भारत द्वारा कुछ क्षेत्रों के अधिग्रहण और कुछ अन्य क्षेत्रों को बांग्लादेश को हस्तांतरित करने के लिए 100वां संवैधानिक संशोधन जो है वो अधिनियमित किया गया था, ठीक है बच्चों? एंड अब आगे जो बाकी के 3 आर्टिकल्स है वो भी आपको ध्यान देना है, ठीक है? संसद में महिलाओं का आरक्षण 108वां संविधान संशोधन विधेयक जो कि 2010 में हुआ था वो होगा। वस्तु एवं सेवा कर 101वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है उसके द्वारा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण जो है 103 संवैधानिक शोधन के द्वारा आपका 2019 में किया गया। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आप लोग जानते होंगे, बहुत आजकल पॉपुलर हो रहा है, ठीक है? बहुत ज्यादा, ठीक है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं से यूज हो रहा है। रिजर्वेशन ऑफ वुमेन इन पार्लियामेंट, भाई इसको ध्यान रख दीजिएगा, रिसेंट का केस है, ठीक है? सो जितने भी आपके कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ठीक है, मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, जिसमें कि आपको एक तो कौन कौन से याद होने चाहिए, ठीक है? पहला देखिए 42nd वाला याद होना चाहिए, 44th, फिर उसके बाद 73 एंड 74, ठीक है? देन उसके बाद जो आपका लास्ट के जितने भी हुए हैं वो आपको याद होने चाहिए, ठीक है? 100 से आपका जो लास्ट 108 तक है वो सभी आपको याद होने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, आज का लास्ट सवाल पे हम लोग आगे हैं, आइए देखते हैं। Which of the following committees accepted the reorganization state on the basis of one language, one state? निम्नलिखित में से किस समिति ने एक भाषा एक राज्य के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को स्वीकार किया है? एस के धर कमेटी, जेवीपी कमेटी, फजल अली कमीशन और नन ऑफ द अबव। तो इसका भाई, इसका अगर आंसर देखा जाए तो उपरोक्त में से कोई नहीं। क्यों? उसको देखते हैं। डिफिकल्ट लेवल क्या है, बहुत ही क्या कहते हैं, आसान है, मध्यम है, ठीक है? मध्यम लेवल पे। एस के धर और जेवीपी समिति ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को खारिज कर दिया था। फिर उसके बाद पोटी श्री रामुलु जो आते हैं उनको उन्होंने आमरण अनशन किया, जिसके बाद उनकी डेथ हुई।
भारत सरकार ने पूरे प्रश्न की पुनः जांच के लिए दिसंबर 1953 में फजल अली अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग नियुक्त किया था। ठीक है बच्चों, आयोग बनाया था। अब आइए थोड़ा सा लास्ट का हम लोग देखते थे। इसके अन्य 2 सदस्य क्या थे? के.एम. पडिक्कल और एस.एच. कुंजी। इसने सितंबर 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और मोटे तौर पर राज्यों के पुनर्गठन के आधार के लिए रूप में भाषा को स्वीकार किया। हालांकि इसने एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को भी खारिज कर दिया। ठीक है, फजल अली, वही मैं बोलूं कि भाई जो फजल अली इट इज कमीशन बना है और फिर उसके बाद ये चीजें हुई। ठीक है, बल्कि उन्होंने इसको भी खारिज किया। इस प्रकार किसी भी समिति ने एक भाषा एक राज्य सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि देश की राजनीतिक इकाइयों के किसी भी पुनर्निर्धारण में भारत की एकता को प्राथमिकता माना जाना चाहिए था, इस वजह से। ठीक है बच्चों, सो आई होप कि आप सभी को मजा आया होगा सारे क्वेश्चंस का आंसर के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी पढ़ के। बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गए होंगे, आपको क्लैरिटी भी आ गई होगी। और इसके साथ हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से 10 क्वेश्चंस के साथ, क्योंकि बच्चे होता ही है ना कि भाई ज्यादा एक ही बार इतना सारा सॉल्व करते रहो, फिर वो लगता है अरे बहुत ज्यादा हो गया। सो रोज रोज कंप्लीट कीजिए एंड मेक श्योर जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं सीयूटी पीजी वाले, भाई नोट्स बनाना। नोट्स नहीं बनाओगे ना बड़ी दिक्कत होगी। और आप लोगों से तो मैं, जब आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं मिलने भी आऊंगी, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर पिटाई भी होगी कि भाई नोट्स दिखाओ। चलो, तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। थैंक यू, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।